नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग का आदेश, मतदाताओं का पहचान पत्र नहीं चेक करेगी पुलिस। चुनाव आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान करने की लोगों से अपील की है। सीएम ने एक्स पर लिखा, मतदान जरूर करें। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर कांटे की जंग जारी है। वहीं फूलपुर को 4 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। बता दें 220 पोलिंग स्टेशन और 435 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही फूलपुर सीट पर बीजेपी और सपा का जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ी हुई है। सीसामऊ सीट पर भी सपा बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मतदान जो है वो लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें प्रत्याशियों की तो 11 महिला समेत 90 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। सबसे ज्यादा मतदाता जो है वो गाजियाबाद और सबसे कम सीसामऊ के हैं। आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र में मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है, वहीं कुंदरकी मुरादाबाद की, गाजियाबाद खैर अलीगढ़ की और करहल मैनपुरी की, इसके साथ ही सीसामऊ जो है वो नागपुर नगर की सीट है। इन्हीं सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कटहरी जो है अम्बेडकर नगर की सीट है। और वही बात करें अगर मिर्जापुर की तो मिर्जापुर के मझवा सीट पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। वहीं लगातार जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। यूपी के 9 सीटों पर आज उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकले और मतदान करें। तो आज यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि सभी जो प्रत्याशी हैं वो वहां पहुंचे और लोगों से अपील करें कि गुजरात। बांटा गया है। 38 सेक्टरों में भी इसे बांटा गया है। 220 पोलिंग स्टेशन है, 435 बूथ बनाए गए हैं। फूलपुर सीट पर बीजेपी और सपा का जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको बता दें वही सीसामऊ सीट पर भी सपा और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल सकता है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर मैनपुरी की बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 10 बजे के लगभग का समय बीत चुका है, मतदाताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ आंकड़े आपके पास? बता दूं, सुबह से ही मतदाताओं में जहां जोश देखने को मिला है, वहीं 9.7% मतदान अभी तक पूरी करेल विधानसभा के अंदर हो चुका है। तो वहीं मतदाताओं की बात की जाए तो उनके जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो डीएपी खाद है, किसान इनको ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम खराब होने की शिकायत लगातार हो रही थी। इसको समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर पेज पर भी पोस्ट किया गया, इसमें मैनपुरी भी शामिल है। इसमें कई बूथ पर मशीनें ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से कभी पूरी करेल विधानसभा के अंदर वोटिंग शुरू करा दी गई है और लगातार मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। यानी शुरुआत में जो ईवीएम के छुटपुट मामले सामने आए थे खराब होने के, अभी वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, सॉल्व कर दिए गए हैं। अभी क्या अच्छे तरीके से मतदान वहां पर हो रहा है? बिल्कुल, अभी लगातार शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण रूप से मतदान शुरू हुआ। शुरू होने के साथ साथ मतदाताओं में उत्साह भी दिखा है, क्योंकि वोटिंग परसेंट जो सुबह का पहले राउंड का है उसमें 9.7% अभी तक मतदान हो गया। इसमें युवा है, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं जो सुबह पहले जलपान बाद में कर रहे हैं, अपना मतदान पहले करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। लंबी लंबी लाइनें भी लगना शुरू हो गई हैं। जहाँ कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा है नहीं है जहाँ पर मतदाता लाइन में न खड़े हों और अपने मत का प्रयोग करने से पहले जो मूल मुद्दे हैं उनको एकदम ध्यान में रख के ही अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मुकेश, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल बुर्का वाला जो मुद्दा है वो उठाया था कि महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का मतलब नहीं उठाया जाए, उन्हें मतदान दिया जाए, तो क्या उस तरह का माहौल है वहां पे?
जी बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 5,000 से अधिक इसमें पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, तो सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। 48 कंपनियां भेजी गई हैं सीआरपीएफ आईपीएफ की, जो लगातार मूवमेंट कर रही है। 200 मीटर पोलिंग बूथ से दूर ही रखा गया है, किसी भी व्यक्ति को अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। जो भी मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए किसी तरह की उनको परेशानी न हो, इसका भी निर्वाचन आयोग द्वारा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, यानी तैयारियां पूरी हैं और यही वजह है कि सुबह से ही मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। आप बने रहिएगा मुकेश, आगे भी आपका रुख करेंगे। प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति है वो जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं शोएब रिजवी का। शोएब, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर वोटिंग चल रही है, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? मतदाताओं के बीच क्या कुछ जोश, कितना उत्साह? सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ आंकड़े आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर जो मतदाता है धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं। चूंकि समय के साथ जो संख्या है वो बढ़ेगी, अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके का माहौल है, जोश है। चूंकि ये इलेक्शन दो राजनीतिक दलों के बीच एक तरह से कह सकते हैं सीधी चुनौती है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी और भी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जहां तक मुकाबले की बात है, ये दोनों पार्टियां ज्यादा बड़ा दावा कर रही हैं, सीधा मुकाबला बता रही हैं और इसी वजह से इनके मतदाताओं की संख्या वोटिंग के लिए ज्यादा संख्या में दिख रही है। हालांकि अभी जो शुरुआती समय है 10 बजे चुके हैं, इस बीच में जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि समय के साथ साथ बड़ी संख्या में वोटर्स निकलेंगे। ये ग्रामीण इलाके का एक बूथ है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वोटर्स जो है वोटिंग के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। हालांकि ये सारी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर वोटिंग के लिए और जो वोटर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए, किसी भी तरह की कोई अराजकता ना हो इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई। और इसी वजह से जो पुलिस बूथ है वहाँ पर न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान जी बिल्कुल, यानी शोएब, लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम ही रहता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। ऐसे में पोलिंग बूथ में क्या कुछ विशेष इंतजाम? देखिए, बिल्कुल पिंक जो बूथ है वो बनाए गए हैं खासतौर से महिलाओं के लिए। उसके अलावा पहले से जिला प्रशासन ने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। अब आज जब वोटिंग परसेंटेज शाम तक निकलेगा तभी समझ में आएगा कि जो कोशिशें की गई वो इतना कारगर साबित हुई हैं। शोएब, अगर बात करें महिलाओं और युवाओं की तो किस तरह की संख्या? बिल्कुल, हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो जोश महिलाओं में भी उसी तरह का है, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है जो वोटिंग के लिए निकल रही है। कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी की है और उन्होंने पहले से जागरूकता अभियान चलाया था। चूंकि ये बाई इलेक्शन है, इलाहाबाद में 12 विधानसभा सीट। बिल्कुल शोएब, आप बने रहिएगा, हम रुक कर लेते हैं कमलेश कुमार का। कमलेश, मिर्जापुर में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, तो किस तरह का माहौल मिर्जापुर में देखने को मिल रहा है? मिर्जापुर की सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर बहुत ही सुगम तरीके से चुनाव हुआ है कि सुबह 7 बजे से लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करके जो है कि लोग मतदान किए हैं, जिसमें बुजुर्ग सहित महिलाएं, बच्चे सभी लोग साथ में आए हैं। बता दें कि इस समय मौजूद है मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नसारा कंपोजिट विद्यालय। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जिस तरह से कितने अच्छे से जो है कि सुविधा के अनुसार लोग मतदान किए है। कोई भी भीड़ यहाँ पर नहीं। सुबह बता दें 7 बजे से लेकर जो है कि 9 बजे के अंदर काफी भीड़ थी। अब धीरे धीरे लोग भीड़ कम हो गई। अब जैसा दिन ढलता जाएगा उससे थोड़ी लोग आएंगे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए जो है कि मतदान करते चले जाएंगे। यहाँ पर बता दें डंके की चोट पर 2 लोगों की जो लड़ाई चले, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ का रुझान जो देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है कि ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है और लोगों का कहना है कि ज्योति बिंद को ही वोट देंगे क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी है। और जो उनके मुद्दे हैं, मुद्दे विकास के सबसे ज्यादा मुद्दे आ रहे हैं क्योंकि जो है कि और लोगों का कहना है कि जो है कि विकास जो है कि हमारे अगर हम जो है ज्योति बिंद को मैदान उतारेंगे, अगर वो जीते तो हमारे नगर की विकास ज्यादातर हो पाएगी।
जी बिल्कुल कमलेश, अगर बात करें व्यवस्थाओं की, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है पोलिंग बूथ्स पर ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? लेकिन बता दें कि जो कि एक हफ्ते से लेकर अभी वो आज जो 20 तारीख का दिन है, आज के दिन उपचुनाव हो रहा है। इसके पहले की कई बार जो है कि रैलियां जो निकाले थे मतदाताओं के लिए जागरूक करने के लिए, लोक जिलाधिकारी सहित लोगों को मतदान की जो कि करने की अपील की थी। वही बता दें कि आज जो व्यवस्था की गई 3 से 4 दिन पहले से पैरा मिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर आकर तैनात हो चुकी है। हर प्राथमिक विद्यालय पैरा मिलिट्री फोर्स और होमगार्ड कमांडेंट और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है कि पूरी टीम लगकर सुचारू रूप से जो है कि मतदान करा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा कमलेश, आगे भी आपका रुख करेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं मैनपुरी से संवाददाता मुकेश का। मुकेश, क्योंकि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ इस सीट को कहा जाता है, करहल सीट खाली भी तभी हुई थी जब अखिलेश यादव सांसद बने। ऐसे में करहल में मुकाबला जो है काफी तगड़ा है, यादव वर्सेस यादव। किस तरह से मैनपुरी का रण? लगातार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव हैं और सैफई परिवार है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी सैफई परिवार के ही दामाद हैं अंजेश प्रताप यादव। बहुत ही सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने ये दाव खेला है। उस पर जिस तरीके की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि दोनों के बीच फाइट बिल्कुल कांटे की टक्कर है मैनपुरी में। समाजवादी पार्टी अभी हालांकि 24 साल से साइकिल दौड़ा रही है मैनपुरी के करहल विधानसभा पर। अब देखना यह होगा कि साइकिल की स्पीड बढ़ती है या साइकिल को कमल टक्कर देने के लिए उतर आएगी। 2002 में इस सीट पर मात्र एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है अभी तक, और 2002 से समाजवादी पार्टी ने ऐसी सीट बनाई है कि लगातार समाजवादी पार्टी की सीट इस खाते में। बिल्कुल मुकेश, अभी आपने कहा क्योंकि लगातार जो सपा इस पे अपना हक जमाए हुए है, बीजेपी सिर्फ एक बार जीती है, तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी को चांस मिलेगा? कहने को नहीं कह सकते हैं। मतदाता जो हो रहा है लगातार प्रेजेंट में बदला दूं, मतदाता जो है जिस तरीके से उत्साहित, क्योंकि उसको अभी जो महिलाओं से बात की मतदाताओं से, उन्होंने कहा कि हम रात के 11 बजे ग्राउंड पे निकल जाएं, रात के 12 बजे निकल जाएं, कोई सुरक्षा की इंतजाम बहुत अच्छे हैं, कोई टच नहीं करता। तो जो पिछले सरकारें नहीं है उनमें लोगों को डर रहता था 10 बजे के बाद सड़कों पर निकलना भी मुश्किल था। कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो लोगों को लाभ दे रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि हो, तो वहीं बेरोजगारी में बहुत बड़ा मुद्दा विपक्षी दल, उसमें सरकार अगर कुछ काम कर देती तो शायद ये सीट उनके पास भी जा सकती है। फिलहाल दोनों ठीक है, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी खबर बता दें, कानपुर से उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सीसामऊ में भन्नापुरवा वार्ड में वोटर्स का आरोप है, बूथ संख्या 243, 244, 245 के वोटर्स का गंभीर आरोप है। वोटर्स ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस प्रशासन वोट डालने नहीं दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सीसामऊ के एक वार्ड में वोटर्स का आरोप है कि बूथ संख्या 243, 244 और 245 के वोटर्स ने पुलिस प्रशासन पर वोट नहीं डालने का आरोप लगाया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मुकेश गौतम का। मुकेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, क्योंकि कानपुर देहात की सीसामऊ सीट पर वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। वोटर्स का कहना है कि पुलिस प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कानपुर में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर एक वोटर है जिसने आरोप लगाया है। पूर्ण बूथ नंबर जो संख्या है वो 43 या 42 है, उसमें आरोप लगाया है कि जो वोटर है कि जो पुलिस है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, और यहाँ पर जो वोटर जो वोट डालने जा रहे हैं, और जो आज सबसे बड़े बात बता दें, जो वोटर है वो साइकिल में जो सपा तो जो यहाँ पर जो लगभग 4 साल से और जीती हुई है, वहाँ पर उनके जो वोटर है वो वोट डालने जाते हैं, वह जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से रास्ता रोक करके जो है उनको रोक रही है, जिसको लेकर के जो यहाँ पर जो कुछ जो वोटर है उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया है। लेकिन देखने की बात होती है कि अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्वक अभी वोटिंग हो रही है, और अभी तक ऐसा कोई भी मामला, किसी दूरपूर्वक मामला सामने नहीं आया है। ये पहला ही मामला भी सुबह आया है जो एक जो वोटर है उसने आरोप लगाया है। जी प्रज्ञा, बिल्कुल, अगर मुकेश बात करें
जी बिल्कुल बताऊंगा कि अभी पुलिस ने कुछ ऐसा कि कुछ इसमें मामला सामने नहीं आया, उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन जो वोटर है उन्होंने जो वोटर है वो मीडिया के सामने आकर के वो लोग थोड़ा सा बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि पुलिस हमको वोट डालने नहीं दे रही है। अब ये जिस तरह से पुलिस से बात की जा रही है, पुलिस ने भी साफ साफ बड़ा कर दिया है कि ऐसा यहाँ पर कोई मामला सामने नहीं आया फिलहाल। मुकेश, एक दो वोटर्स का ये आरोप है या कई सारे वोटर्स जो है यही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वोट करने दे नहीं रही है? नहीं, अभी तो ज्यादा जो मामला सामने भी आया है उस तरह से अभी ज्यादा वोटर के सामने मामला नहीं आया है। जो वोटर है 2-4 ही लोग अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी पुलिस बूथ का ऐसा मामला को सामने नहीं आया जो वहाँ पर। क्या बीएलओ ऑफिसर जो है उन्होंने संज्ञान लिया इसका? बिल्कुल, अभी उनसे मामला संज्ञान में पहुंचा है। अभी वो जब मौके पर आएंगे उनसे बातचीत होगी ताकि वो देखेंगे कि मामला क्या सामने आया, प्रकरण है क्या। लेकिन अभी तक ऐसा सामने कोई मामला किसी भी पुलिस बूथ पे यहाँ पर नहीं आया है। साथ ही मुकेश, अगर बात करें जिस तरह से कानपुर की सीसामऊ सीट काफी चर्चाओं में रही थी क्योंकि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है वो यहाँ से चुनावी रण में है। अगर बात करें किस तरह से मुकाबला देख पा रहे हैं, क्योंकि सीसामऊ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो आबादी है वो 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, ऐसे में किस तरह से सीसामऊ का रण? जी बिल्कुल बता दूंगा, जो कानपुर का सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र है वो लगभग 6 बार जो है इसमें साइकिल यहाँ पर दौड़ चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जो नसीम सोलंकी चुनाव मैदान में आई, जबकि वो कभी भी इसमें चुनावी मैदान में कभी नहीं उतरी है। वो खुद एक हाउस बैट में वो सामने पूरी तरह से वहाँ पर इरफान सोलंकी खड़ी थी। लेकिन आपको जब इरफान सोलंकी अभी जेल में है, लेकिन उसके बाद भी जब उनको मौका मिला, सफर टिकट दिया है, तो ये पूरी तरह से ये मैदान में पूरी तरह से तैयार है। आपको बताना चाहूंगा कि 6 बार यहाँ पर जो है विधानसभा से साइकिल यहाँ पर दौड़ी है और चली है, जिसको लेकर के अभी जो यहाँ के जो बीजेपी जो प्रत्याशी है सुरेश अवस्थी, वो यहाँ पर 2 बार पहले से ही उनको हार का सामना देखना पड़ा था। इस बार देखने की बात होती है कि किस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं और क्या इनकी भूमिका होती है, क्या तो आने वाला समय ही बताता है कि किस तरह से ये क्या। समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट रही है कानपुर की सीसामऊ, हालांकि अब की बार किस तरह से मुकाबला देखने को मिलता है वो भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जिस तरह से ये वोटर्स का आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहा है कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही जो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी उपचुनाव में 9 बजे तक अब तक 9.67% मतदान हुआ है। आपको बता दें मीरापुर में 9 बजे तक 13% मतदान, वहीं कुंदरकी में 13% मतदान किए गए हैं। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो 9 बजे तक 5.36% मतदान किए गए हैं। खैर में 9 बजे तक 9 मतदान किए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं करहल सीट की बात की जाए तो वहां पे अभी तक 9% मतदान, वहीं सीसामऊ में 5% मतदान हुए हैं। अगर फूलपुर की हम बात करें तो फूलपुर में 9 बजे तक 8.83% मतदान किए गए। वहीं कटहेरी में 11.48% तक मतदान किए गए हैं। वहीं मझवा सीट की बात करें तो मझवा में 9 बजे तक 10% मतदान हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें अगर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो मीरापुर में अभी तक हुआ है, वहीं कुंदरकी में भी 13.59% तक मतदान किए गए हैं। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अभी तक 5% जो है मतदान हुए हैं। खैर में 9 बजे तक 9% मतदान। वहीं अगर करहल सीट की बात करें तो करहल में अभी तक 9% मतदान किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। वहीं अब बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ से सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कई जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस दौरान मुलाकात की है। विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन ने ये मुलाकात की है। साथ ही श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम फेरन पांडे ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जापान प्रेसिडेंट ने भी मुलाकात की है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसमें समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जो है वो जारी है। आपको बता दें कि इस चरण में 38 सीटों पर मतदान जारी है। सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरे फेज में 528 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का जो रण है वो जारी है। लगातार जो दिग्गज हैं उनकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बेहतर इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण का ये रन है, कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में उम्मीदवार दूसरे फेज, आपको बता दें कि इस चरण में 38 सीटों पर जो है वो मतदान जारी है। सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। दूसरे फेज में 528 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां भी हैं, और एनडीए जिसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू जैसी पार्टियों के बीच खुला मुकाबला है। वहीं वोटिंग के बीच सुरक्षा कर्मियों ने बेहतर इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरे चरण का ये रण जो है वो तैयार है, कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि 38 सीटों पर आज मतदान है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ये दूसरा चरण है। पहला चरण की वोटिंग हो चुकी है जिसमें 42 सीटों पर मतदान हुए थे। आज 38 सीटों पर मतदान है। वहीं 528 जो प्रत्याशी जनता जो है वो तय करेगी। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह का माहौल है झारखंड में? आज दूसरे चरण का मतदान है वो जारी है, लगातार जो वोटर्स हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? की अगर बात कर ले, निश्चित रूप से उत्साह की बात कर ले तो निश्चित रूप से आदिवासी वोटर से लेकर के सामान्य वोटर जो है वो मतदाता जो है वो अपने मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं और पहुंच करके अपने मतदान को कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी परसेंटेज 9 बजे तक का जो दी गई है, और वैसे में बिल्कुल अच्छा रुझान झारखंड की ली है, यानी उत्साह के रूप में जो मतदाताओं में देखी जा रही है। लेकिन ये क्या है कि इस बार जो चुनाव है, दूसरे चरण की जो चुनाव है, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जितनी चुनौती उतनी ही बीजेपी की भी चुनौती है। आप कह सकते हैं कि संथाल परगना जो 18 सीटों वाली सीटें हैं, और दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जिस प्रकार से आपने देखा हो कि लगातार जो है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपने निजी गढ़ जो कहा जाता है संथाल के गढ़ में लगातार तबादुल सभाएं की हैं और आदिवासी वोटरों को समेटने की कोशिश की है। तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि एनडीए यानी बीजेपी के जो है लगातार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के आवाज मुख्य तरीके से रखा है। तो निश्चित रूप से दोनों तरीके से चुनौती के रूप में दिखा। अब 18 सीटों में देखिए क्या है, क्या झारखंड की सत्ता को चाबी जो है कुंजी जो है उन आदिवासी वोटरों के पास है। हालांकि 2019 में भी हमने देखा था कि जो आरक्षित सीटें थी उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। महज 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। और अब की बार भी अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में भी हमने वही ट्रेंड देखा कि 5 की 5 सीटें जो आरक्षित थी वो सभी बीजेपी हार जाती है। और एक तरह से बोला जा सकता है कि जो आदिवासी वोटर्स है वो काफी ज्यादा निर्णायक झारखंड चुनाव में रहेंगे। ऐसे में चाहे तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, बदलती हुई डेमोग्राफी हो, क्या लगता है ये मुद्दे बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर काम करते हुए क्या? निश्चित रूप से देखिए कुछ मतलब जो अभी कुछ लोगों की आदिवासी जो वोटर्स हैं वो आदिवासी युवाओं से मैंने बात की है। और जिस प्रकार से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बात है, निश्चित रूप से पाकुड़ और साहेबगंज जिले जो जामताड़ा जैसे जिले हैं, गोड्डा है और दुमका के सीमावर्ती जो है जो बंगाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से बांग्लादेशी की घुसपैठी हुई, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए कई ऐसे जगह हैं जो पाकुड़ विधानसभा में संथाली टोला के नाम से जाना जाता था, आज उनकी अस्तित्व विहीन है। निश्चित रूप से वहाँ आदिवासी जो लगातार जो अल्पसंख्यक एक विशेष समुदाय की उनकी आयातें बढ़ी है राज्य में, और जिसके कारण वो छोड़ करके दूसरी जगह वो चले गए।
तो ये बात ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि संथाल की धरती पर जो 18 सीट वाली जो संथाल परगना है, अब ये संथाल परगना में अब किसको जनादेश आदिवासी के वोटर्स देंगे, किनको मैंडेट देंगे, ये दूसरे बन जाते हैं। अजय, अगर बात की जाए झारखंड की, अगर बात की जाए झारखंड की, तो वो जो एरिया है वो आदिवासियों का बहुल एरिया है। तो ऐसे में क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी के पक्ष में है और चंपई सोरेन का जो एरिया था वो काफी आदिवासियों के फेवर में था, तो क्या लगता है कि इस बार चंपई सोरेन के पक्ष में ये वोट हो सकता है, बीजेपी भी कुछ आगे बेहतर कर सकती है? निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से चंपई सोरेन एक आदिवासी के बड़े नेता माने जाते हैं, ये बात जो सही बात है। और जो उन्होंने संथाल परगना में जो जनसभाएं की है, तो वो आदिवासियों की जो जनसभाओं में जो देखने को भीड़ मिला, निश्चित रूप से उनसे आकर्षित है वो, और उनकी बात को सुना है और उनसे सुनना चाहते हैं। तो वो इसका प्रभाव संथाल परगना में निश्चित रूप से 2019 की हालांकि अब 2024 के रण में नहीं देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से लगातार एक कैंपेनिंग बीजेपी ने तमाम आदिवासी नेता को अपने पाले में कर करके और वो लगातार आदिवासियों को हितैषी की बात, हितैषी की आवाज को मुखर तरीके से रखा है, और इसके नतीजे बेहद आने वाले समय में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि देखिए, इस बार इस 24 के रण में संथाल परगना की अगर बात कर ले तो इस 24 के रण में शिबू सोरेन बिल्कुल, यानी झारखंड में जिस तरह से ये अंतिम और आखिरी लड़ाई, हालांकि कौन विजय होता है उसके लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल वोटिंग जो है लगातार जारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, और अगर आपके भी क्षेत्र में मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। राजेश नीचे कर ले। और इसलिए समस्त मतदाता भाई और बहनों से मैं अपील करता हूँ, इस अवसर को गवाना नहीं। सभी लोग समय से सुबह उठ करके अपना मतदान करें और फिर लोग जल्दी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।